हो सकता है मैं जो बातें कहूँ वो नई ना हो, आपने पहले भी सुनी हो और मंच से कई वक्ताओं ने कही हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात सही हो उसे बार बार कह देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत में दाल पकाने के दो तरीके हैं। एक शहरी जिसमें प्याज, टमाटर, मिर्च इत्यादि का तड़का अनिवार्य है। इसके बिना दाल गले के नीचे नहीं उतरती, यानी दाल केवल दाल नहीं बल्कि एक प्रकार की सब्जी हो जाती है। और रिफाइंड का प्रयोग इस दालनुमा सब्जी की पौष्टिकता को और भी कम कर देता है। भारतीय रंगमंच में यह दाल हबीब के पदार्पण के पहले काफी बना करती थी और आज भी गाहे बगाहे बनती रहती है। इससे उलट दाल पकाने का एक दूसरा तरीका है ठेठ ग्रामीण, जिसमें दाल सिर्फ दाल है, सब्जी नहीं है। उसमें दाल, नमक, हल्दी और पानी के अलावा कुछ नहीं। जहां कथ्य दाल है, अभिनेता पानी है, संगीत हल्दी की तरह से रंग देता है, तो नृत्य नमक की तरह काम करता है। हबीब के नाटक वही सादी दाल है। पहले निवाले या पहले दृश्य से ही स्वाद लगने लगता है और फिर बढ़ता ही जाता है। और जब नाटक पूरा जज्ब होता है तो मन को तृप्ति मिलती है, और जब पचता है तो आपको बौद्धिक पौष्टिकता से भर देता है। एक चीज और है जो इस दाल को पकाने के लिए बहुत जरूरी है, वो है आग। रंगमंच की भाषा में कहें तो ऊर्जा। ऊर्जा भी इतनी कि जिसमें प्रस्तुति पके न कि जल जाए। धैर्य की इसी अंगीठी पर पकता है हबीब का रंगमंच। हबीब के अलावा भारतीय रंगमंच में इतना धैर्यवान दूसरा कोई नाटककार या निर्देशक नजर नहीं आता। यूं तो बकौल हबीब स्वयं वो ब्रेख्त से प्रभावित थे, लेकिन धैर्य की ये धीमी आंच जिससे हबीब ने एक नई शैली का निर्माण किया, ये शायद ब्रेख्त के लिए भी असंभव होता। आज उस रंगमंच से, हबीब के रंगमंच से हम सब बखूबी वाकिफ हैं, तो शायद उसकी सरलता हमें पहले दिख जाती है, लेकिन उस सरलता के मूल में गूढ़ता है। क्या कोई आज भी कल्पना कर सकता है कि कुछ पूरी तरह से निरक्षर कलाकार ले लिए जाएं, जो नाट्य आलेख या संवाद पढ़ सकना तो दूर बल्कि सुनकर सही तरह से उच्चारित भी न कर पाए? उन्हें लेकर कोई नाटक न सिर्फ बने बल्कि सफलता के कीर्तिमान रच दे। आज भी कई बार कुशल से कुशल रंगकर्मी जब कुछ ग्रामीण नाटक कार्यशालाएं किसी सरकारी योजना के तहत या किसी भी तरह से संचालित करते हैं, तो उन्हें जल्दी इस बात की होती है कि कैसे ये टाइम कट जाए, जैसे तैसे प्रस्तुति अपने अंजाम तक पहुंच जाए और हमारा मानदेय हमारे अकाउंट में आ जाए और हम घर चले जाएं। कहने का अर्थ ये कि धैर्य की धीमी आंच की जगह है तेज आग। इसमें नाटक पकता नहीं है बल्कि जलने लग जाता है। हबीब ने सिर्फ इस धैर्य के सहारे न एक नाटक रचा बल्कि कई यादगार प्रस्तुतियां भारतीय जनमानस के सामने रखी। और रंगमंच की एक विशिष्ट शैली विशेष हस्ताक्षर के साथ सामने आए। यकीन जानिए, आप हबीब जैसा कथ्य का चुनाव कर सकते हैं, आपको ग्रामीण परिवेश के अभिनेता मिल सकते हैं, आप वैसा संगीत रचने की कोशिश भी कर सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो हबीब करते थे, लेकिन हबीब हो नहीं सकते। यही कारण है कि हबीब तनवीर की लोकप्रियता के बाद कई भारतीय निर्देशकों ने उसी मुहावरे को अपनाने की कोशिश की, लेकिन कोई इनके आसपास भी नहीं पहुंचता दिखता, क्योंकि सब में हबीब हो जाने की आग तो थी, लेकिन हबीब जिस धैर्य से बने वो धैर्य की अंगीठी नहीं थी। हबीब ने स्वयं तय नहीं किया कि मुझे भारतीय रंगमंच की किंवदंती हो जाना है। वो बस अपनी तलाश में रहे, उन्हें कुछ मिलता गया, उसके सहारे कुछ और खोजते रहे, कुछ और मिला तो उसके सहारे कुछ और भारतीय रंगमंच को अनजाने ही मिलती रही उसकी एक मुकम्मल पहचान। ये यात्रा ऐसी रही जैसे दूध से मलाई, दही, छाछ, घी, कितना कुछ संसार को मिल जाता है, बस जरूरत होती है उसे धैर्य के साथ मतने की। हबीब तनवीर ने खुद को मथा और निरंतर मतते ही रहे। हबीब विशुद्ध रूप से एक आम आदमी थे। उनके कलाकार बताते हैं कि उनमें स्वयं के लिए कोई वैशिष्ट बोध नहीं था। मेरा अपना मानना है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे कलाकार बनाता है। उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, चाहे वो प्रदर्शित करे या ना करे, अंदर जैसा वो है वही तय करता है कि कैसे वो अभिनय करेगा, कैसे निर्देशन करेगा, कैसे लिखेगा। कोई भी कलाकार जानबूझकर कुछ खराब नहीं रचना चाहता, लेकिन कुछ की रचना बेहतर और कुछ की कमजोर हो जाती है। कई बार तमाम साधन संपन्नताएं भी उस कमजोरी को छुपा नहीं पाती। तो वो क्या चीज है? वो है सौंदर्य बोध। ये अच्छा और खराब होता है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन होता जरूर है। तो जिस कलाकार का सौंदर्य बोध आम है, या यूं कह लीजिए कि वो अपनी कृति में, क्रिएटिविटी में जो भी चीजें शामिल करता है वो आम आदमी की पसंद का होता है, तो यही सौंदर्य बोध किसी कलाकार को लोकप्रिय बना देता है। लेकिन सिर्फ लोकप्रिय हो जाने में पर्याप्त खतरा भी है, शास्त्रीयता की हानि का खतरा, जिस खतरे से हबीब स्वयं को बचा ले जाते हैं। अपने गहन अध्ययन, परंपराओं के प्रचुर ज्ञान, आम और खास के मनोवैज्ञानिक समझ उन्हें सिर्फ लोकप्रिय नहीं बनाती बल्कि संभ्रांत लोगों के करीब भी ले जाती है।
भारत में हबीब तनवीर अकेले ऐसे निर्देशक रहे हैं जिनके नाटकों को चाय समोसे वाले भी पूरे परिवार के साथ देखने आते थे। और भोपाल में मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि चाय समोसे वालों ने उन्हीं का नाम लिया है नाटक के नाम पर और बहुत सारी बातें बताई कि हमने ये नाटक देखा, वो नाटक देखा। और तमाम उच्चाधिकारी, कुलीन समाज, पढ़ा लिखा वर्ग भी पूरे परिवार के साथ नाटक देखना पसंद करता है। हबीब का रंगमंच सड़क से संसद तक का सफर यूं ही तय नहीं करता, बल्कि उसके मूल में मौलिकता है जो उनके नाटकों के साथ उनके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा भी रही है। यही वजह है कि उनके पहले और बाद में कोई नाटककार या तो क्लासिक है या लोकप्रिय है। एक ही साथ क्लासिक भी हो और आम भी, यह कॉम्बिनेशन विरला है। हबीब तनवीर विरले ही नहीं बल्कि अपने पहले और समकालीनों में इकलौते नजर आते हैं। अपने अभिनेताओं के साथ उनके रिश्ते बहुत मधुर, पारिवारिक, संवेदनशील रहे, इस हद तक कि जो भी कलाकार एक बार नया थिएटर में आया वो जीवन भर के लिए वहीं का हो गया। भले ही अपना अलग कार्य करने लगा हो, किसी अलग शहर में जाकर रहने लगा हो, चाहे वो रंगमंच कर रहा हो या छोड़ दिया हो, वो नया थिएटर नहीं छोड़ पाया। नया थिएटर उसकी पहचान का अहम हिस्सा बन गया। इसकी वजह भी हबीब तनवीर की मौलिकता, आम इंसान होना और बेहद मानवीय होना ही है। उनके एक अभिनेता बताते हैं कि साहब के दो रूप थे। एक रिहर्सल के दौरान बेहद सख्त, हम सब कहते थे कि बब्बर शेर जाग गया है। दूसरा रिहर्सल के अलावा बेहद नर्म, वो हर एक कलाकार से पारिवारिक रिश्ता कायम कर लेते थे। किसी ने कहा कि साहब आज हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, तो उनका कोई वैशिष्ट बोध जो है आड़े नहीं आता था। वो तुरंत पूछते थे कि क्या बना रहे हो, और अपने घर की तरह ही चाव से खाते थे। जो लोग हबीब साहब के आर्टिस्टों से परिचित हैं कि वो आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, आदिवासी कलाकार हैं, और हबीब साहब के लिविंग स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में जो फर्क है वो इस बात की बारीकी समझ सकते हैं कि उनकी ये सहजता उन कलाकारों के साथ बिना मौलिकता के संभव नहीं है। उसके बाद अगर हबीब न सिर्फ वहीं खाना खाते बल्कि अक्सर उन्हें भी अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया करते थे, जहां सब एक परिवार की तरह ही हंसी ठट्टा करते, गाते, मुस्कुराते, साथ भोजन करते। उनके घर के किसी भी कोने में जाने पर किसी कलाकार को कोई टोक नहीं थी। अपने घर की तरह कलाकार उनके घर के किसी भी हिस्से का उपयोग कर सकते थे। वक्त बेवक्त कोई कलाकार बीमार हो जाता था तो वो एक पिता की भूमिका में आ जाते थे, और माँ जी, मोनिका जी, माँ की भूमिका में होती थी। वो इसलिए पूरा ग्रुप ने माँ जी ही कहता रहा हमेशा। वो हमेशा अपने पास फर्स्ट एड बॉक्स रखा करती थी। चोट लगने या किसी अन्य तकलीफ में प्राथमिक उपचार बड़े आत्मीय भाव से देती थी, फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता था। इस बीच तमाम व्यस्तताओं के बीच हबीब साहब उनका हाल पूछने का समय जरूर निकालते थे। किसी कलाकार की तबीयत अगर ज़्यादा खराब है तो कलाकार के घर से किसी को बुलाने और भोपाल में रहकर तीमारदारी में जो अन्य भार पड़ता उसे भी वहन करने से उन्होंने गुरेज नहीं किया। यह नहीं होता था कि फलां बीमार है तो इसको घर भेज दो या घर वालों को बुला के जाओ ले जाएं इसको, बल्कि होता यह था कि फलां बीमार है तो उसके घर से कोई आ जाए और ज़्यादा बेहतर ख्याल रख सकें। संस्थागत ढांचे में यही पारिवारिक संवेदना का भाव है जो हबीब तनवीर को अलग ऊंचाई पर खड़ा करता है। नया थिएटर हमेशा एक परिवार की तरह रहा और हबीब उस परिवार के मुखिया। आज भी उनके न रहने पर असहमतियों का समाधान इसी बात से तय होता है कि साहब होते तो इस वक्त क्या निर्णय लेते, फिर उस निर्णय पर सब एक मत हो जाते हैं। हबीब तनवीर के रंगमंच में कथ्य के साथ उनके अभिनेता बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। आम सी शक्ल सूरत कद काठी के अभिनेता उनके नाटकों में दिव्य दिखाई देने लगते हैं। उनके मूल में यही पारिवारिक भावना काम करती है जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया। कलाकार अपनी आत्मा के बल का प्रयोग कर अभिनय करते हैं, अपने साहब के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए अभिनय करते हैं। फिर यह वैसा ही हो जाता है जैसा एक पुत्र अपने पिता के सम्मान में स्वयं को झोंक दे। तभी अभिनय में वो चमत्कार घटित होता है जो भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने के दर्शक को प्रशंसा करने पर मजबूर कर देता है। एक मुहावरा है, आंखें फटी रह जाना। इस मुहावरे का अगर बिल्कुल साक्षात अभिनय देखना हो तो हबीब साहब के नाटकों में कई बार दिखेगा। यही नहीं बल्कि कई ऐसे मुहावरे हैं जिनका सटीक अभिनय कर पाना किसी भी प्रशिक्षित अभिनेता के लिए सहज नहीं, लेकिन हबीब साहब के नाटकों में बड़ी सहजता से ये दृश्य प्रस्तुत होते रहे, ये मुहावरे चरितार्थ होते रहे। सहजता हबीब तनवीर की एक और ताकत है। ये वो अस्त्र है जो दर्शकों को संभलने का अवसर नहीं देता। हबीब के नाटक जिस सहजता से खुलते हैं ये अपने आप में अद्वितीय है। अक्सर होता यूं है कि निर्देशक नाटक की शुरुआत के लिए ज्यादा कॉन्शियस रहता है। उसे लगता है कि ये नाटक की ओपनिंग है, थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, कुछ गिमिक्स, कुछ तामझाम जो दर्शक को तुरंत खींच ले। हबीब साहब का प्रोसेस इससे उल्टा है। उनके सभी नाटक इतने सहज खुलते हैं जैसे नींद से खुलती है किसी बच्चे की आंख, या कोई मीठी हवा जो इतने होले से चले कि आपको एहसास ही ना हो कि हवा चल पड़ी है, और आप उस हवा के आनंद में डूबने के बाद महसूस करते हैं कि मौसम खुशनुमा हो चुका है। हबीब साहब के नाटकों की शुरुआत कोई अतिरिक्त झटका नहीं देती,
लेकिन नाटक दर्शक के मानस पटल पर इतने गहरे अंकित होता है कि वर्षों उसकी याद रह जाती है। यह कमाल उस सहज ओपनिंग के कारण ही संभव है। जिस लाहौर ने व्याख्या की शुरुआत जिस सहजता से होती है, उसमें दर्शक को आभास भी नहीं होता कि नाटक कब शुरू हुआ। बंटवारे की वेदना को दर्शक शुरुआत में न सिर्फ देखता है बल्कि नजदीक से महसूस करता है। और कह सकते हैं कि नाटक की पूरी पृष्ठभूमि बड़ी सहजता से दर्शक के दिमाग में घर कर जाती है। फिर नाटक के चरित्र दर्शक के अपने चरित्र का हिस्सा हो चुकते हैं, तभी नाटक अपनी सफलता को प्राप्त करता है। नाटक वो नहीं जो मंच पर घटित होता है, बल्कि नाटक वो है जो दर्शक के चेतन में त्वरित रूप से और अवचेतन में वर्षों तक घटित होता रहता है। कलाकार एक ही नाटक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दर्शक दीर्घा में उतने ही नाटक घटित होते हैं जितने लोग उसे देख रहे होते हैं। सबके अंतस में अलग अलग नाटक, यही नाटक की अभेद्य शक्ति है जिसे हबीब पहचानते थे। इसका सबसे पहले प्रयोग उन्होंने आगरा बाजार में किया। यूं तो इस नाटक को करने के जो भी कारण थे, लेकिन एक मैं क्योंकि चिट आ गई है तो मैं बता, जो चरित्र को रचने का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने किसी चरित्र को नाम नहीं दिया कि ये राम दुलारे या कृपा शंकर या कोई भी है। उन्होंने किताब वाला, उन्होंने सब्जी वाला, पतंग वाला, इन्हीं का इस्तेमाल किया। तो चरित्र के नाम सिर्फ बदल देने से वो पूरे जो है उस वर्ग का नाटक हो जाता है, उस पूरे वर्ग की बात करने लग जाता है। तो वो इस युक्ति का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले आगरा बाजार में किया। और आगे बोलूं, बहुत है अभी 2 पेज। हाँ, समझ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये नोटिस करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये उस कालखंड में किया गया था जब पूरा भारतीय रंगमंच विदेशी नाटकों की चौखट पर था। उसके पास कहने के लिए अपनी कहानियां थी, पर उन पर ध्यान नहीं था। और हबीब कहते हैं कि हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, हमें परंपराओं में, विरासत में कहानियां मिली हैं, पहले हम उन्हें तो कह लें, फिर पश्चिम का दर्द सुन लेंगे। यहाँ हबीब कट्टर हिंदुस्तानी नजर आते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं कि उन्हें विश्व साहित्य से कोई गुरेज था। उन्होंने सब पढ़ा, देखा और जाना। तभी तो जब शेक्सपियर को अपनी शैली में गढ़ते हैं तो शेक्सपियर भी ठेठ हिंदुस्तानी नजर आने लगते हैं। आज भी लोगों के पास शेक्सपियर को कहने के लिए हबीब का ही मुहावरा है। उसी को अलग अलग रूप रंग देकर रंगकर्मी प्रस्तुत करते हैं। हबीब में भारतीयता का गर्व था, भारतीय कहानियों और उसके असर की पहचान थी। चरणदास चोर जैसी मजबूत कहानी विश्व साहित्य के इतिहास में मिलती नहीं। एक चोर भी सिद्धांतवादी हो सकता है, सच बोलने के प्रण को निभाने के लिए एक चोर अपनी जान दे दे, ऐसा अद्वितीय है। यह कहानी तो भारतीय जनमानस में पहले से थी, लेकिन हबीब के पहले किसी रंगकर्मी ने इसे छुआ नहीं। कारण अपनी कथाओं के प्रति हीन भावना या पश्चिम की ओर टकटकी। हबीब न सिर्फ इस कहानी को पहचानते हैं, बल्कि भारतीय रंगमंच में एक किंवदंती के रूप में स्थापित कर देते हैं। उन्होंने कई स्थापनाएं की और तोड़ी। जो हो रहा था उसे तोड़कर उन्होंने जो नहीं हो सकता था वहां तक का सफर तय किया। खैर, अनुदान के थिएटर पे भी अगर हम कहें तो उनके पास थिएटर में जितने भी सवाल हैं सबका जवाब उनके पास था। अनुदान का थिएटर कैसा होना चाहिए, क्या सिर्फ इसलिए नाटक हो कि फला प्रोजेक्ट पे ग्रांट ले लेनी है, तो ऐसा नहीं था। कथ्य अपने को खुद चुनते थे और उसके बाद ही नाटक करते थे। उत्सवों के फेर में नहीं पड़े कि इस तरह का कोई उत्सव होने वाला है तो पहले नाटक बना लूं, आजकल खूब हो गया है, तो उस पर भी नहीं थे। वो नाटक अपने कथ्य अपनी मर्जी से ही चुनते थे। आखिरी क्या मैं पैरा पढ़ देता हूँ। हाँ, एक और वो था कि पोंगा पंडित जब उन्होंने किया था तो उनका विरोध बहुत हुआ था, तो उन पर हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगा। तो इन आरोपों का जवाब था जयशंकर। तो खुद वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, लेकिन उनके पूरे ग्रुप का जो अभिवादन था वो जयशंकर था। आज भी है, कलाकार एक दूसरे से मिलते हैं तो जयशंकर ही कहते हैं। तो शायद धर्मनिरपेक्षता का भी एक सटीक उदाहरण और जवाब है। ऐसे कई सारे जो आपके मन में सवाल उठे हैं, चाहे व्यक्तित्व को लेकर या रंगमंच कैसा होना चाहिए उसको लेकर, तो अब एक बार पलटकर अगर उनके जीवन और कृतित्व को देखा जाए तो जवाब मिल जाते हैं। कथ्य के चुनाव से लेकर हाँ, आज भी लास्ट पढ़ता हूं मैं। अगर गांधी का भारत गांव में बसता है तो हबीब का रंगमंच भी गांव में। बकौल गांधी, भारत का विकास तब तक संभव नहीं जब तक गांव का विकास ना हो। यही स्थिति रंगमंच में हबीब साहब की है। उनकी मान्यता रही है कि जब तक रंगमंच ग्रामीण नहीं होगा तब तक ग्लोबल नहीं होगा। आज भी भारत के रंगमंच का अपना मुकम्मल चेहरा नहीं बन सका कि एक बार में हम एक नाटक से या किसी शैली से कह दें कि ये है। हबीब तनवीर शायद भारतीय रंगमंच का प्रतिनिधि चेहरा हो सकते हैं, बल्कि दुनिया की नज़र में हैं भी। भारतीय रंगमंच की महती आवश्यकता है कि हबीब तनवीर पर बार बार बातें हों, उनकी प्रस्तुति प्रक्रिया की बार बार चर्चा हो और उस रंगमंची व्यवहार
को लाने का प्रशिक्षण दिया जाए जो हबीब साहब की कार्यशैली में दिखता है। यूं ना हो जाए कि जैसे गांधीवादी तो ढेरों हैं लेकिन व्यवहार में गांधी कहीं नहीं। ऐसे ही हबीब तनवीर की गाथा गान से इतर उन्हें रंगमंची व्यवहार में अपनाने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि आने वाले हम सभी रंगकर्मी हबीब की सामाजिक भूमिका, राजनीतिक चेतना, मानवीय संवेदनाओं के पक्ष को समझते हुए रंगमंच की दुनिया में आगे बढ़ें और विशुद्ध भारतीय कथाओं की तलाश करें, उन्हें मंच पर साकार करें, हबीब को साधें और नए हबीब बन जाएं। हबीब रंगमंच के भविष्य के लिए ज़रूरी हैं, वो रंगमंच के गांधी हैं। धन्यवाद।